सिंह सोमवंशी। और अब बात एक ऐसे चिंगारी की करेंगे जो इराक की राजधानी बगदाद में इन दिनों भड़की हुई है, लेकिन पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल रविवार को इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर एक साथ कई रॉकेट से हमला हुआ है। ये रॉकेट्स अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाते, उसे तबाह करते, उससे पहले ही सभी रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन अमेरिका इस हमले से बुरी तरह से भड़क गया है। अमेरिका ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान के एक सैन्य संगठन को दोषी ठहराया। रिपोर्ट देखिए जरा। आसमान में आग का ये गुबार इराक की राजधानी बगदाद में उठा है, जहां रविवार को ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास पर एक साथ 8 रॉकेट ने हमला बोल दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि बगदाद में बारूद के धुएं से एक मोटी परत छा गई। पूरे ग्रीन जोन में हड़कंप मच गया। लेकिन बड़ी बात यह थी कि रॉकेट अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाते, उसे तबाह करते, उससे पहले ही सभी रॉकेट को सीरैम रक्षा प्रणाली से हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमान में रॉकेट फूट रहे हैं। अमेरिकी दूतावास पर यह हमला किसने किया, इसकी जिम्मेदारी फिलहाल किसी ने नहीं ली है। लेकिन ये रॉकेट बगदाद के शिया बहुल पूर्वी हिस्से में अल रशीद कैंप से दागे गए थे। जानकारों की माने तो इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते जो हैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार खराब होते जा रहे हैं और पिछले एक वर्ष में उसमें बहुत ही गिरावट आई है। और जिस तरह से अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को ईरान के एक कमांडर मेजर जनरल कासिम सोलेमनी का अटैक करके मर्डर किया था, उसके बाद में ईरान बहुत बौखलाया हुआ है और वो अमेरिका पे लगातार कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करता रहा है। दरअसल अमेरिकी दूतावास पर हमला करके ईरान कमांडर सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है। उधर अमेरिका ने भी इस हमले के लिए ईरान समर्थित एक सैन्य संगठन को दोषी ठहराया है, क्योंकि जब से अमेरिका ने सुलेमानी को मारा है, इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से होने वाले हमले बढ़ गए हैं। पिछले महीने बगदाद के शिया बहुल पूर्व की ओर से 7 रॉकेटों में से 4 रॉकेट ग्रीन जोन से टकराए थे, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल। इस हमले की जिम्मेदारी अश्ब अल कहफ नाम के एक सैन्य संगठन ने ली थी। इसके साथ ही पिछले साल भी अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से कई बार हमले किए गए और इन हमलों को देखते हुए सितंबर में अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर इराक ने इन रॉकेट हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अमेरिका बगदाद में अपनी एम्बेसी बंद कर देगा। जब अमेरिका ने इराक से अपने सैनिकों को वापस लाने का ऐलान किया था, तब ईरान के सहयोगी शिया संगठन ने सीज फायर संघर्ष विराम की घोषणा की, ताकि अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला क्यों हो रहा है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि ग्रीन जोन सरकारी कार्यालयों और पश्चिमी डिप्लोमेटिक मिशन का गढ़ है। ईरान नहीं चाहता है कि अमेरिका का दखल यहां हो, लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है, उससे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अगर ईरान और अमेरिका में जंग छिड़ी तो इसका असर भारत पर भी होगा और फिर एक चिंगारी पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ले आएगी और फिर तबाही होगी, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके दूतावास पर यूं रॉकेट से हमला होता रहे और वो हाथ पर हाथ रखे सब देखता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात ड्रैगन की कर लेते हैं। चालबाज चीन है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन अब भारत ने चीन की हर चाल का तोड़ भी निकाल लिया है
और कूटनीति का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि चीन बुरी तरह छटपटा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसने अपने सभी पड़ोसियों से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए और भारत ने उन सभी देशों को अपने साथ मिला लिया है। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या है पीएम मोदी का कूटनीतिक प्लान और कैसे फंस गया है ड्रैगन, ये रिपोर्ट देखिए जरा। चीन को सबक सिखाने के लिए, उसकी चालबाजियों पर ब्रेक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि चीन अपनी ही चाल में फंस गया है। क्योंकि LAC पर चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुच के बीच एक लंबी ऑनलाइन वार्ता हुई। वहीं दूसरी ओर भारत और जापान के बीच इंडो जापान संवाद का आयोजन हुआ है। भारत और जापान के आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक रिश्तों में काफी बढ़ोतरी हुई है और भारत की वर्तमान सरकार और जापान की वर्तमान सरकार के बीच में काफी सामंजस्य है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो 11वां एनुअल समिट हुआ, इसमें भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस बात पर सहमत हुए कि एशिया पैसिफिक रीजन में ये शांति रहना जरूरी है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की तरह ही इन दोनों देशों के रिश्ते चीन से अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के चक्कर में अपने हर पड़ोसी से रिश्ते खराब कर लिए हैं और अब भारत उसे दांव से दबोच रहा है। क्योंकि दक्षिण एशिया में वियतनाम की मौजूदगी भारत के लिए न सिर्फ फायदेमंद है, बल्कि चीन को घेरने का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि वियतनाम भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी का मजबूत स्तंभ है और हमारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की योजनाओं का सशक्त भागीदार है। भारत और वियतनाम के साथ आने से चीन की नींद इसलिए भी उड़ी हुई है कि अगले साल ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होंगे, जिससे वैश्विक परिदृश्य में भारत और मजबूत होगा। ये भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती का ही असर है कि हाल ही में दोनों ने 7 नए समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इसमें वैज्ञानिक शोध, न्यूक्लियर और नवीनीकृत ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, डिफेंस और कैंसर का इलाज जैसी डील शामिल है। दूसरी ओर भारत और जापान के बीच इंडो जापान संवाद भी चीन को घेरने वाला प्लान है। हाल ही में भारत ने क्वाड देशों के साथ मालाबार युद्धाभ्यास किया था, जिसमें भारत के साथ जापान भी था। जापान और भारत की नजदीकी चीन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इंडो जापान संवाद में दोनों देशों के बीच साम्राज्यवाद से लेकर विश्व युद्ध तक, हथियारों की दौड़ से लेकर अंतरिक्ष की दौड़ तक साथ देने की सहमति बनी है। यानी वियतनाम हो या जापान, हर मोर्चे पर भारत ने चीन के लिए दीवार खड़ी कर दी है और एक साथ हो रही इस मोर्चेबंदी से चीन छटपटा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि मोदी की विश्व आर्मी में सिर्फ वियतनाम और जापान नहीं है, एक लंबी टीम है जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि सर्दियां शुरू होते ही चीन सीमा पार कर घुसपैठ करने की नाकाम कोशिशों में लग जाता है और इस बार भी चीन इसी नियत को लेकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सरहद पर हमारे शूरवीरों का पहरा है। सरकार ने सेना के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। ITBP और इंडियन आर्मी के होमवीर ड्रैगन की हर साजिश को फेल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। दावा है कि ये वीडियो लेह से 135 किलोमीटर दूर न्योमा एरिया में फिल्माया गया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इन 2 सफेद गाड़ियों में PLA के कुछ सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें वहां के स्थानीय लोगों और ITBP के हिमवीरों ने मिलकर वापस खदेड़ दिया।
हालांकि आईटीबीपी ने इस घटना को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। इंडिया न्यूज भी इस घटना या वीडियो को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता। लेकिन सर्दियों को लेकर ड्रैगन पिछले 8 महीने से जिस तरह की तैयारी कर रहा है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ने सीमा पर यह हरकत की होगी। तो ये उनकी एक सोची समझी चाल है। वो पिछले 50 साल से इसी तरह की हरकतें करते रहे, मगर हमारे जो वहां पर चंगथांग विलेज के भारतीय नागरिक हैं लद्दाखी, वो बड़े सतर्क हुए। उन्होंने उनको वहां पर एंगेज करके रखा और आईटीबीपी को इन्फॉर्म किया और आईटीबीपी ने इस पर कार्रवाई करके उनको वहां से भगा बदल किया। चीनी सैनिक अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए 2 गाड़ियों में बैठकर सीमा पार की कोशिश में थे। सभी चीनी सैनिक सादे लिबास में थे और स्थानीय चरवाहों को पशु चराने से मना कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों को अंदेशा हो गया कि ये सभी चीनी सैनिक हैं। स्थानीय लोगों और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर पीएलए के सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि गाड़ी में मौजूद चीनी नागरिक थे या सैनिक। न्यूमा के काउंसलर के हवाले से कहा गया है कि ये घटना 4-5 दिन पहले की है। चीनी सैनिकों को इस तरह से जवाब देकर भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत चीन की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। दूसरी ओर भारत की तैयारी और हमारे जवानों के जोश से बीजिंग परेशान हो गया है। जमीन हड़पने की साजिश रचने वाले चीन ने अपने जवानों को कड़ाके की ठंड में तैनात कर रखा है, लेकिन चीन के सैनिक सीमा पर ठंड नहीं झेल पा रहे हैं। LAC पर जारी तनाव के बीच चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड पर नया कमांडर अपॉइंट कर दिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हेड राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जनरल झांग शुडोंग को वेस्टर्न मोर्चे की कमान सौंपी है। इसके साथ ही शी ने 4 चीनी मिलिट्री और पुलिस ऑफिसर्स का प्रमोशन भी किया है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच मई से जारी संघर्ष के बीच पीएलए की वेस्टर्न कमांड में हाई लेवल पर नई अपॉइंटमेंट और प्रमोशन चीन के इरादों पर सवाल खड़े करते हैं। चीन एक तरफ तो सीमा पर शांति बहाल करने का दिखावा करता है, तो वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक समझौते को भी तोड़ता रहा है। 8 महीने से जारी तनाव और 9 दौर की बातचीत के बाद भी चीन की साजिशों का ही नतीजा है कि सरहद पर स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है और डर का आलम यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुनते ही पाकिस्तान थर थर कांपने लगता है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि आज कोई भी इस्लामिक देश उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। यहां तक कि सऊदी और यूएई ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए जरा। भारत की ओर से किए गए 2 सर्जिकल स्ट्राइक का डर पाकिस्तान के जहन से न गया है न जाएगा। उरी हमले के जवाब में 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के जवाब में 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी। अब एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान को एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। तभी तो वीजा मामले को लेकर यूएई गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को जब विदेशी जमीन पर मुंह की खानी पड़ी, तो शाह महमूद कुरैशी ने भारत से सर्जिकल स्ट्राइक के खतरे का जिक्र कर दिया। हमारे पास इस बात की खुफिया जानकारी काफी पहले से है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है। भारत सिर्फ अपने दोस्तों की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है। हम भारत के दोस्तों को उसका पार्टनर कहते हैं। मैं भारत के इन इरादों के बारे में यूएई और दुनिया के बाकी देशों को जानकारी देना चाहता हूँ। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और वो हमेशा से ये दावा करता रहा है कि पूरे विश्व में मुस्लिमों का वो सबसे बड़ा शुभचिंतक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन है और जिसका नेतृत्व सऊदी अरेबिया करता है, उसमें पाकिस्तान की हमेशा सुनी जाती थी। मगर अब पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान की आंतरिक और विदेश नीति की वजह से सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज के दूसरे देश जो हैं वो उससे विमुख होते जा रहे हैं।
सबसे बड़े इस्लामिक देश होने का दावा करने वाले पाकिस्तान के साथ कोई भी इस्लामिक देश खड़ा नहीं होना चाहता। सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दो बड़े देश हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। दरअसल महमूद कुरैशी यूएई में पाकिस्तानियों को फिर से वर्क वीजा दिलवाने की कोशिश करने के लिए गए थे, लेकिन यूएई की सरकार ने अपने बयान में इस बात का जिक्र तक नहीं किया। इस बात से हताश होकर महमूद कुरैशी ने एक दूसरे मुल्क का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ आग उगलने की कोशिश की। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, खास करके गल्फ कंट्रीज में, जहाँ पे सऊदी अरब और यूएई से उनको भारी आर्थिक सहायता मिलती थी और उनको एक तरह का कूटनीतिक समर्थन मिलता था जो वो खो रहे हैं, वो उनसे जो है किसी तरह का समर्थन पाने और आर्थिक सहायता के लिए वो आगे आए, इसके लिए भी एक प्रयास हो सकता है। यूएई ने करीब 2 महीने पहले पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को नया वर्क वीजा जारी करने से इनकार कर दिया था। अब इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। महामारी के दौरान हजारों पाकिस्तानी मुल्क लौट आए थे, अब इन्हें भी यूएई सरकार ने काम पर लौटने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान का ये डर नया नहीं है। पाकिस्तान में पहले रेल मंत्रालय और अब होम मिनिस्ट्री की कमान संभाल रहे शेख रशीद ने भी हाल ही में ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें पाकिस्तान को हिंदुस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा बताया था। पाकिस्तान सरकार के पास स्पष्ट खुफिया रिपोर्ट्स हैं। इसमें कहा गया है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है, लेकिन हमारी सेना जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर सता रहा है। पाकिस्तान की टीवी डिबेट में अब शाह महमूद कुरैशी के बयान पर चर्चा तेज हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कोई खतरनाक खेल खेलना चाहता है। जनरल साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से जो बातें हो रही हैं, और भारत ने पहले भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की, और आपको भी पता है कि भारत ये हरकतें कब करता है, जब भारत अपने अंदर मसाइल को हैंडल नहीं कर पा रहा होता। अभी आपके सामने उनके मसाइल जितने भी हैं, कोरोना वायरस तक कंट्रोल नहीं हो रहा नरेंद्र मोदी से, बीजेपी गवर्नमेंट से, कश्मीर का मामला आपके सामने है, और तो और ये जो पंजाबियों का, ये सिखों का जो मामला है वो भी आपके सामने है कि दुनिया भर में उनका एहतजाज फैल चुके हैं, उनकी आवाज़ फैल चुकी है, लोग उनके हामी हैं, उनके हक में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत एक ऐसा लम्हा है कि उसको सोचना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है कि अभी भी उसके दिमाग पर पाकिस्तान सवार है, अभी भी उसके असाब पर पाकिस्तान सवार है, अभी भी वो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसा किया जाए कि जो वोटर्स उससे नाराज हैं, मायूस हैं, वो शायद ये सोचकर खुश हो जाएं कि शायद पाकिस्तान पर अगर कुछ हमला कर दिया जाता है, कोई इस तरह की फॉल्स ऑपरेशन कर दिया जाता है, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है, तो शायद नरेंद्र मोदी अपने वोटर्स को वापस अपनी तरफ करना चाहता है। आप इस बात से अग्री करते हैं? और साथ ही भारत के 27 फरवरी का दिन भूल गया जनरल साहब, अगर ऐसी हरकत दोबारा करेगा, उसको नहीं पता कि मुंह की खाना पड़ेगी पाकिस्तान से अगर वो पंगा करने की कोशिश करेगा। डॉक्टर फिजा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की या नरेंद्र मोदी की नर्व्स पे सवार है। पाकिस्तान एक पंचिंग बैग है जो हिंदुस्तान ने अपने लिए बना लिया है। पाकिस्तान इस बात को खुले तौर पर मान रहा है कि पूरी दुनिया को भारत का साथ है। पाकिस्तान ये भी समझ रहा है कि भारत जैसी ताकत से वो लड़ नहीं सकता। अमेरिका और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको माइक पोम्पियो कहते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, शेयर वैल्यूज एंड शेयर्ड कॉमन जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उनकी वजह से हम ये मुआहदे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ होने जा रही। ठीक है जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी शायद अमीन साहब, आपने जनरल साहब को भी सुना, आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और अच्छा, मेरा सवाल भी जरा सुन लीजिए कि भारत ने इस साल 2999 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, 2999, जिसमें 27 अफराद शहीद हुए हैं और 92 खवातीन, 68 बच्चे, और यानी कुल तादाद अगर मैं बताऊं तो 249 अफराद इसमें जख्मी हो, 249 जिनमें से 92 खवातीन है, 68 बच्चे हैं। अब ऐसे में 2003 का जो सीज फायर मुआहदा है, आपके मुताबिक शाहिद साहब कहाँ स्टैंड करता है? कि दुनिया में हर मुल्क अपनी कौमी मफाद के मुताबिक पॉलिसी बनाता है, क्योंकि इंडिया जो है एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है, ज्यादातर
और इसी के साथ फिलहाल वक्त है बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए।